Good morning class. Hello students. Today we discuss history's chapter and chapter 7 we discuss in this video and part 1 discuss in this video. And our chapter 7 is crafts and industries. कि जो crafts था इंडिया का जब at the time of ब्रिटिश या ब्रिटिश से पहले वाले टाइम में जो इंडिया का क्राफ्ट था या यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किस टाइप की थी, और जो ब्रिटिश के आने से जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रॉय करी थी इंडिया की जो क्राफ्ट्स है या जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्टली स्टूडेंट वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? इम्पॉर्टेंट टर्म्स. स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं वो आप लोगों को लिखना होता है, तो राइट डाउन इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन योर सोशल साइंस नोटबुक. बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, हम चैप्टर स्टार्ट करते ही सब क्वेश्चन आंसर से पहले आप लोगों को क्या करने होंगे? इंपॉर्टेंट टर्म्स राइट डाउन करने हैं. यस, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आर्टिसन. यस, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज आर्टिसन. अ हैंडीक्राफ्ट वन स्किल्ड इज मेकिंग थिंग्स विथ हैंड. हैंडीक्राफ्ट्समैन मतलब जो या आर्टिसन को हिंदी में बोलते हैं कलाकार, मतलब जिनमें हाथों से कुछ बनाने की क्या है, कला है, स्किल है, कि वो जो थिंग्स जो बनाते हैं वो अपने हाथों से बनाते हैं और बहुत ही अच्छा. लाइक हम जो डेकोरेशन के सामान देखते हैं या हम बास्केट्स वगैरह जो देखते हैं या बहुत सारी जो ड्रेस मटेरियल्स में हम लोग देखते हैं तो वो हैंड से बना हुआ होता है, उसे आर्टिसंस बनाते हैं. फिर है लेजेंड. अ ट्रेडिशनल और रोमांटिक स्टोरी. कोई लेजेंड को हिंदी में बोलते हैं दंत कथा है, मतलब जो पुराने टाइम से जो स्टोरीज़ वगैरह हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं या हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह में, या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो स्टोरी सुनते हैं, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल स्टोरी हो, चाहे वो कोई रोमांटिक स्टोरी या किसी और टाइप की स्टोरी हो सकती है. फिर है बेलोस मतलब धौंकनी. अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर. एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है हवा मारने का, कि हम एक तरफ हवा मारते हैं दूसरी तरफ निकलती है. पुराने टाइम में जो चूल्हा वगैरह चलाते थे तब उसका यूज़ किया जाता था धौंकनी. उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? हॉल होते हैं. इस तरफ हवा मारेंगी तो इधर हवा निकलती है और आग जलाने में ये काम आती है, इसे बोलते हैं धौंकनी. फिर देखिए लेजेंडरी. लेजेंडरी को हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्ध. वेरी फेमस मेंशन एंड स्टोरीज फ्रॉम एनिशियंट टाइम्स. मतलब जो एनिशियंट टाइम्स मतलब बहुत पुराने टाइम से ये क्या है, बहुत फेमस है ये. फिर है इंडिया वॉज कन्क्वर्ड बाय फॉरेनर्स मैनी टाइम. इंडिया को जो फॉरेनर्स मतलब विदेशी लोगों ने काफ़ी टाइम क्या किया था, जीता था या उसके ऊपर कंट्रोल किया था, अपना कब्जा किया था विदेशों ने. जैसे पहले अफगानीज आए थे, मुग़ल आए थे, इन्होंने क्या किया था, इंडिया पर अपना कंट्रोल किया था. But the British conquest of India was different from previous conquests in several ways. But जो ब्रिटिश ने जो इंडिया पर कंट्रोल किया है वो क्या है, डिफरेंट है. कि जो पहले जिन लोगों ने कब्जा किया था, मुग़ल वगैरह ने इंडिया को कंट्रोल में किया था, वो चीज़ जो थी वो अलग थी, और जो ब्रिटिश ने किया था इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया था, अपना कब्जा किया, वो क्या है, डिफरेंट है. The previous invader did not try to overhaul or reconstruct the traditional economic structure of India. जो प्रीवियस इन्वेंडर्स जो आए थे मतलब आक्रमणकारी जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था, उन्होंने कभी भी ओवरहॉल मतलब चेंज करने का या रिकन्स्ट्रक्ट इंडिया की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी चली आ रही उसे कभी भी चेंज करने का या उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का उन्होंने नहीं ट्राई किया था, या इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया था. जनरल इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन द सेम. जो जनरल जो इकोनॉमी है मतलब उन्होंने जो एक आर्थिक व्यवस्था जो किसी कंट्री की, देश की जो होती है, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किए थे. फिर यहाँ ये बोल रहा है बट द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बट जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ है, उन्होंने जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. जो हमारा इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था, राजा महाराजा के टाइम से, उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. दे एक्सप्लॉइटेड इट इन 2 ways. और इन्होंने इसे 2 ways में, 2 तरीक़ों से इसे एक्सप्लॉइट किया था, मतलब इस जो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय या जो ख़त्म किया था 2 ways से किया था. फर्स्ट बाय टेकिंग अवे रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड. वो क्या करते थे जो अंग्रेज़ है, जो हमारे फील्ड्स में, हमारे खेतों में जो भी रॉ मटेरियल होता था वो उसे कहाँ ले जाते थे,
यूरोप ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, मतलब अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे रॉ मटेरियल को। फर्स्ट वे तो ये हो गया। और सेकंड जो था वो था बाय सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट, और जो फिनिश जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या करते थे, इंडियन मार्केट में सेल कर देते थे। कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसे इंडिया के ही मार्केट में क्या कर देते थे वो लोग सेल, कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेके गए इंडिया से, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, फिर उसको मशीनों के थ्रू उन्होंने फिनिश गुड में लाइक कॉटन से उन्होंने क्लॉथ बनाकर फिर वो उसे क्या कर देते, इंडिया में ही सेल कर देते थे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर है The objective of British policies in India was to serve the need and interest of British capitalism। और जो ऑब्जेक्टिव था, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनका ऑब्जेक्टिव जो था या उनकी हम कह सकते हैं जो पॉलिसीज़ थी वो ये चाहते थे कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वर्क कर रहे थे और अपना कैपिटलिज्म मतलब अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते थे या अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। और सिर्फ जो इंडिया है, जो इंडियंस है, उनकी सिर्फ बेसिक्स जो नीड है वही फुलफ़िल हो रही थी और उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था या कोई मनी सेविंग नहीं हो रही थी। और यही जो ब्रिटिश थे वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे थे, उनका जो कैपिटल है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, उनका बिजनेस क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। फिर है फॉर फुलफिलिंग These objectives, the British rulers converted India into an economic colony of Britain। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जो ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वो इंडिया को सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉलोनी में कन्वर्ट करना चाहते थे कि वो ब्रिटेन के लिए सिर्फ एज ए कॉलोनी थी। इंडिया जो था, हमारा जो देश था, वो उस एक कंट्री की तरह नहीं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी कोई प्रॉफिट है या उनकी कोई फैमिली है या उनकी कोई फीलिंग्स है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। सिर्फ वो एज ए कॉलोनी हमारे इंडिया को यूज़ कर रहे थे, सिर्फ वो हमारे यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। फिर हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि जो इंडियन टेक्सटाइल किस तरह से डिक्लाइन हुआ, ख़त्म हुआ, वो हम यहाँ देखेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि किस तरह से जो इंडियन मार्केट है वो क्या होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, वो हम यहाँ देखेंगे। तो जो यहाँ है इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट, इंडिया क्या था, फेमस था अपने क्राफ्ट्स के लिए, कोटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनके लिए, और या हैंडीक्राफ्ट्स जो बनते थे, हाथों से सामान बनाए जाते थे उनके लिए, एंड फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क यहाँ अवेलेबल था, इसके लिए क्या था, इंडिया काफ़ी फेमस था। अर्लीस्ट टाइम, पुराने टाइम में इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड में क्या था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का। बट दिस इंडस्ट्री वॉज मोस्ट बैडली अफेक्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल एंड देयर पॉलिसीज़। बट ये जो इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, ये काफ़ी तरीके से क्या हुई थी, अफेक्ट हुई थी, बहुत ही बैडली क्या किया था, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने इसे अफेक्ट किया था। और इस हमारी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है और सिल्क इंडस्ट्री थी उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनकी पॉलिसीज़ इस तरह की थी। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इसके काफ़ी सारे कारण थे। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन होने के क्या है, काफ़ी सारे रीजंस हैं। उससे पहले हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि क्या कॉजेज़ है इंडियन जो टेक्सटाइल के, कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन, कि क्या कॉजेज़ रहे हैं इसके डिक्लाइन के, कि इन कारण से जो इंडियन टेक्सटाइल क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, वो है फर्स्ट है बैन ऑन द यूज़ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके यूज़ पे क्या हो गया, बैन हो गया, मतलब यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी या कॉटन टेक्सटाइल के यूज़ पर क्या हो गया, बैन हो गया। फिर है मोर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट एंड लेस ऑन इम्पोर्ट, कि अगर हम अपना कोई सामान, अपनी जो मटेरियल्स है या अपनी थिंग्स है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सेल करते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है। वहीं अगर फॉरेन से बनी हुई गुड्स हमारे यहाँ आती है तो उस पर टैक्स कम लगता था। तो इस वजह से भी क्या हुआ, हमारा जो ये बिज़नेस क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। फिर है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, कि और जो ब्रिटिश थे उनका जो प्रोडक्शन क्या हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा था, और इंक्रीज़ होने का क्या कारण था, उनके पास न्यू इन्वेंशन मतलब नई टेक्नोलॉजी थी।
तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके अपने प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और इंडिया में जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग हैंडीक्राफ्ट हाथ से सामान बना रहे थे, तो इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो कम क्वांटिटी में थे, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीन की वजह से वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे बल्क में प्रोड्यूस कर पा रहे थे। फिर यहाँ ये बोल रहा है डिक्लाइन ऑफ नेटिव रूलर एंड हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा जो हम नेटिव रूलर्स थे उनको भी हटा दिया गया, या उनके ऊपर भी क्या हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया, तो इस तरह से वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। फिर है कैरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। जो ब्रिटिश थे वो चीप रेट पे, मतलब बहुत ही कम रेट से इंडिया से तो रॉ मटेरियल ले जाते थे, तो इस वजह से बहुत ही सस्ते में तो वो कच्चा माल ले जाते थे, और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वो बहुत ही हाई प्राइस में क्या करते थे, इंडिया में सेल करते थे। फिर है रेम्यूनिशिएशन ऑफ हेरिडिएटरी ऑक्यूपेशन बाय द क्राफ्ट्समैन एंड मोर प्रेशन और एग्रीकल्चर। अब जो अपना लोग क्या अपना हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, मतलब जो उनका पुराने टाइम से जो उनके दादा परदादा जो बिज़नेस करते आ रहे थे, उस बिज़नेस को वो छोड़ करके अब वो लोग किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो बिज़नेस है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, मशीन्स के आने की वजह से लोग उनका यूज़ करने लगे, मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का, और उन्होंने इसका यूज़, जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ों का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वो लोग अपना जीवन चलाने के लिए या मनी अर्न करने के लिए वो किस तरफ जाने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे। यस, फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। यस, पेज नंबर 73 पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज़ में जो क्रांति आई थी, उसके बाद द ब्रिटिश कॉटन मिल स्टार्टेड प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी। जो कॉटन मिल्स थी उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उनका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में था। दिस पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वर्ड वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल मार्क मेकर्स इन इंग्लैंड। तो इंडियन टेक्सटाइल की इतनी पॉपुलरिटी थी, इंडिया का जो वूल है, ऊन था, जो इंडिया का सिल्क है, जो इंडियन टेक्सटाइल में प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी पॉपुलरिटी की वजह से जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश थे, वो काफ़ी क्या थे, वरिड चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि ये इतना फेमस है कि इस वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो क्या नहीं कर पाएगा, रन ही नहीं कर पाएगा। दे बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडिया क्लोथ। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो क्लोथ है उनका प्रोटेस्ट, मतलब उसका विरोध करना। अब वो जो इंडियंस जो क्लोथ्स थे, इंडियंस गुड्स थे, उनका उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वो इंडियंस गुड्स के क्या थे, अगेंस्ट थे, जो ब्रिटिश थे वो। As a result, the British government enacted a legislation in 1720। वो एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक क्या लेकर आई, एक कानून लेके आई 1720 में। दिस एक्ट वॉज नॉन एज कैलिको एक्ट। उस एक्ट को क्या नाम दिया, कैलिको एक्ट। इस एक्ट के अंदर वो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आए, कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने डाली थी कि उस तरह कि कहीं ना कहीं जो इंडियन जो बिज़नेस है या इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो अफेक्ट हो रही थी, और बहुत ही बैडली अफेक्ट हो रही थी वो। which banned the use of printed cotton textile imported from India in England। उस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो इंडियंस है वो अपनी जो गुड्स है उन्हें बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इस तरह की वो पॉलिसीज़ थी। अगर वो एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा था, और उन्हें जो इंडियंस जो थे उनकी जो प्रिंटेड जो कॉटन था उस पर भी उन्होंने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, और सिर्फ उन्हें इंग्लैंड से ही क्या करना पड़ता था, गुड्स परचेज करनी पड़ती थी जो इंडियंस थे उन्हें। तो इस तरह से इसकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्या कर रही थी, बैडली अफेक्ट कर रही थी इंडियंस को। यस, हम पेज नंबर 74 पर अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट। 70% duties were imposed on Indian silk and cotton textile going to Britain, destroyed these industries where British machine-made goods were imported into India at nominal duty। यहाँ ये बोल रहा है जो 70 से 80% जो ड्यूटीज़ है, मतलब जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया सिल्क पर और कॉटन पर। तो मतलब जो ब्रिटिश थे, अंग्रेजों ने क्या किया, सिल्क, या अगर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सिल्क क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, मतलब रॉ मटेरियल या कॉटन अगर हम की जो गुड्स है या मटेरियल भी अगर हम बाहर भेजते हैं तो उस पर उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था।
तो विच डिस्ट्रॉय दीज इंडस्ट्रीज़, और इस तरह से जो इन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स इस पर लगा दिया था कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। वेयर ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट नॉमिनल ड्यूटी, और जो ब्रिटिश की जो गुड्स थी, मशीन मेड जो गुड्स थी, वो एक बहुत ही नॉमिनल रेट पर, बहुत ही कम टैक्स के अंदर कहाँ रही थी, इंडिया में आ रही थी। फिर थर्ड पॉइंट है कंपटीशन विथ इंडियन टेक्सटाइल लीड टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसका जो कंपटीशन किससे था, इंग्लैंड की जो टेक्नोलॉजी से था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो कपड़े बनाए जा रहे थे वो टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे थे, मशीन से बनाए जा रहे थे, तो उनके साथ compete करना था। द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग ज़ेनी बाय जॉन के इन 1764 इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्लोथ। तो इस तरह से जो इन्वेंशन हुआ था, उन्होंने आविष्कार किया था एक स्पिनिंग ज़ेनी, एक मशीन का आविष्कार हुआ था स्पिनिंग ज़ेनी। जॉन के ने ये इन्वेंशन किया था 1764 में। इसमें जो प्रोडक्टिविटी है, क्लोथ की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई थी, इससे काफ़ी बल्क में वो क्या कर पा रहे थे, क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। मशीन मेड गुड्स वर चीपर दैन हैंडमेड गुड्स, और मशीन मेड जो गुड्स थी वो क्या थी, काफ़ी चीप रेट पर अवेलेबल थी। Therefore, handmade goods could not compete with them for long, और इस वजह से, और हमारे इंडिया में जो मटेरियल था या गुड्स थी वो हैंडमेड थी, तो वो उस मशीन मेड गुड्स के साथ क्या नहीं कर पाई थी, compete ही नहीं कर पा रही थी, कंपटीशन ही नहीं कर पा रही थी। यस, फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट है, इन 1786 रिचर्ड आर्कराइट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। जो रिचर्ड थे, रिचर्ड आर्कराइट, उन्होंने 1786 में स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिवॉल्यूटाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और ये जो इन्वेंशन है स्टीम इंजन का इन्वेंशन, ये जो कॉटन टेक्सटाइल के अंदर बहुत ही चेंजेस लेके आया, एक क्रांति की तरह आया, रिवॉल्यूशन की तरह आया। द क्लॉथ कुड नाउ बी वूवन इन लार्ज क्वांटिटी, तो इस तरह से जो कपड़े हैं लार्ज क्वांटिटी में बुनना स्टार्ट हो गए, एंड एट मच लेसर कॉस्ट, और उनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम थी। मतलब मशीन्स के अंदर कपड़े बन रहे थे तो लार्ज क्वांटिटी में बल्क में बन रहे थे, और उनकी जो रेट थी वो भी क्या थी, कम आ रही थी, उनकी कॉस्टिंग कम आ रही थी। वहीं हैंडमेड अगर क्लॉथ होते हैं तो उनको बनाने में 1 by 1 क्लॉथ बनता है, बनने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती है, और वो कपड़े बहुत महंगे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, और इस तरह से 1830 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश के जो कपड़ों की, अंग्रेजी कपड़ों की क्या आ गई थी, फ्लडेड, बाढ़ आ गई थी इंडिया के अंदर। मतलब ज़्यादातर लोग अब कौन से क्लॉथ वियर कर रहे थे, ब्रिटिश क्लॉथ या अंग्रेजों से जो बने हुए कपड़े पहन रहे थे। In next 50 years, the situation was 2/3 of all the cotton cloth worn by Indians were produced in Britain. और नेक्स्ट 50 ईयर, आने वाले 50 सालों में ऐसा हुआ कि जो 2/3 लोगों ने जो कपड़े वॉर्न कर रखे थे, 2/3 लोगों ने जो कॉटन क्लॉथ वॉर्न कर रखे थे वो कौन से थे, फॉरेनर्स के थे, विदेशों से बने हुए थे। इस तरह के कॉटन क्लॉथ इंडियंस जो पीपल वॉर कर रहे थे। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली वीवर बट ऑल्सो स्पिनर्स, तो इस चीज़ ने ओनली वीवर्स मतलब कपड़े बुनने वालों को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि जो स्पिनिंग धागे का जो काम करते थे उन्हें भी अफेक्ट हुआ, कि काफ़ी सारों को जो कपड़े बुनना है या धागा काटने का एक काम होता है, वर्क होता है, वो अफेक्ट हुआ था। 1000 ऑफ रूरल वुमन who made living by spinning thread were rendered jobless, हज़ारों जो रूरल वुमेन्स थी, ग्रामीण महिलाएं थी, वो क्या हो गई थी, जॉबलेस हो गई थी। और स्पिनिंग बाय थ्रेड, वो जो मतलब धागा बुनने का काम करती थी, कपड़े बुनने का काम करती थी, वो अब क्या हो गई थी, जॉबलेस हो गई थी, उनके पास कोई काम नहीं रहा था। आप देख सकते हैं फीमेल वर्कर इन कॉटन इंडस्ट्री किस तरह से वो धागे को इस तरह से स्पिन लपेटा जाता है, स्पिनिंग थ्रेड बोलते हैं इस वर्क को। 6th point is native state and the ruler had been the traditional pattern of these handicraft। जो नेटिव जो स्टेट्स थे, पहले जो हमारे आसपास के जो राज्य थे, जो रूलर्स थे, वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स फॉलो करते थे, मतलब जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे उन वो चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे थे। बट स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिश होने के कारण
and annexion of native state in the British Empire, this patronage of Indian handicrafts automatically came as to end. पहले तो भाई उन राजाओं का राज था, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको क्या मिला हुआ था, संरक्षण मिला हुआ कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट अब क्या सिचुएशन आई है कि जो अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया है, उन राज्यों पर भी कब्जा कर लिया है, उन राजाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो क्या होने आ गया, ख़त्म होने की कगार पर आ गया था या ख़त्म ही हो गया था। एज अ रिजल्ट द ट्रेडिशनल इंडियन सेंटर ऑफ कॉटन वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, आगरा, मुल्तान वर नाउ टोटली रूइंड। तो इस तरह से जो कॉटन वीविंग थी, मतलब जो कपड़े बुनने की जो अच्छी मैन्युफैक्चर, जहाँ कपड़े का मैन्युफैक्चर होता था, कॉटन टेक्सटाइल जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे थी, जहाँ कॉटन का अच्छा मार्केट था, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, सूरत में, वाराणसी, आगरा, मुल्तान, ये सारे क्या हो गए, ये जो ट्रेडिंग जो सेंटर्स थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रूइंड हो गए। बंगाल मुस्लिम हैज़ बिकम लेजेंड बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। एक बैंगला मुस्लिम एक कपड़े की क्वालिटी थी, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। वॉज नाउ हियर टू बी सीन, वो भी इस तरह उसका भी जो क्या हो गया, ख़त्म होना है की कगार पर वो भी आ गया था, उसका भी जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गया था। नाउ 7 पॉइंट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी फॉर फुलफिलिंग द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। यहाँ ये बोला जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी, उनका जो ऑब्जेक्टिव जो था, यूज़ इंडियन इकोनॉमी का यूज़ करना अपनी नीड के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे थे, इंडियन का यूज़ कर रहे थे, इंडियन टेक्सटाइल का यूज़ कर रहे थे अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। देयरफॉर द ब्रिटिश टुक अवे फ्रॉम द इंडिया रॉ मटेरियल, जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड्स हो गए या अदर जो थिंग्स थी, वो कहाँ ले जाते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, टू फीड देयर इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन, ताकि जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हो सके। कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे। द सेम शिप दैट कैरीड दीज रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड कैम बैक लॉडेड गुड्स विच मैन्युफैक्चर दियर, मतलब इंडिया से तो वो जो शिप्स थी वो रॉ मटेरियल ले जा रही, और जब वापस कम बैक वापस आते हुए वो उन शिप्स के अंदर क्या लोडेड होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब जो ब्रिटिश में जो सामान बना है, ब्रिटिश में जो गुड्स बनी थी वो उन्हें वापस लेके आते थे और वो लोग इंडिया में उसे सप्लाई करते थे। तो इस तरह से शिप जाते हुए तो क्या ले जाती थी, रॉ मटेरियल ले जाती थी, और जब वापसी पे आती थी तो फिनिश गुड्स लेकर आती थी। तो इस तरह से जो ब्रिटिश थे या अंग्रेज़ थे, उनका क्या हो रहा था, डबल फ़ायदा हो रहा था। एक्सपोर्ट ट्रेड वॉज इन हैंड ऑफ इंग्लिश कंपनीज, तो इस तरह से जो एक्सपोर्ट ट्रेड है, मतलब बाहर भेजने का जो ट्रेड है, वो भी किसके हैंड में था, किसके हाथों में था, अंग्रेज़ों के हाथों में था, कि अंग्रेज़ों ने उसे क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। यस, फिर देखिए डू यू नो में आप लोग देखेंगे पेज नंबर 74 पर, इन इंडिया द पुर्तगीज़ हैड फर्स्ट लैंडेड इन कैलकट, पहली बार जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने इंडिया आए थे वो कैलकटा में। देयरफॉर दे कॉल इंडियन टेक्सटाइल कैलिको, और उन्होंने जो इंडियन टेक्सटाइल को क्या बोलते थे, कैलिको। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट वन वेराइटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैलिको, इसलिए इंडिया में एक कॉटन टेक्सटाइल की आज भी एक इंडस्ट्री को किस नाम से बोलते हैं, कैलिको। द लॉ रिलेटेड टू प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल वॉज ऑल्सो नेम कैलिको एक्ट फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पे एक एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, उसे भी कैलिको एक्ट इसी वजह से नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने कैलकट्टा की तरफ से पहली बार इंडिया में कदम रखा था, इसलिए उन्होंने उस कॉटन को, टेक्सटाइल को क्या नाम दिया था, कैलिको। Yes students, now come to page number 75. The British policies forced a large number of craftsmen and artisans to give up their traditional hereditary occupation. जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसने लार्ज नंबर ऑफ़ क्राफ्ट्समैन को और आर्टिसंस को गिव अप करने पर मजबूर कर दिया था, कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, मतलब जो अपना वो वर्क कर रहे थे उसे गिव अप कर दिया था, ट्रेडिशनल वर्क को। दे वर फोर्स टू वर्क एज ए एग्रीकल्चर लेबर्स सो देर अर्न स्क्वायर मील, और उन्हें क्योंकि उनका पूरा तरीके से हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था, तो उन्हें 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी, स्क्वायर मील मतलब कि भरपेट खाना खाने के लिए अब उन्हें किस तरफ जाना पड़ रहा था, एग्रीकल्चर में लेबर की तरह, कि जब वो खेतों में काम करेंगे तभी उन्हें
भरपेट क्या मिल पाएगा, खाना मिल पाएगा, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। दिस पुट अ प्रेशर ऑन द ऑलरेडी ओवर बर्डन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी बहुत बर्डन था। तो इस तरह से जब हैंडीक्राफ्ट और ये क्राफ्ट्समैन वगैरह भी किस तरफ आने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ आने लगे, तो इस तरह से जो ये प्रेशर क्या है और ज़्यादा आ गया। इन सच अ सिचुएशन सम ऑफ देम वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इस तरह से इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, पीपल है, वो कहाँ चले गए, प्लांटेशन के लिए, मतलब खेती करने के लिए, पौधे लगाने के लिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका चले गए थे। ये सब हम पढ़ेंगे र्यून ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज़ कि जो अब क्या रीजंस थे। आयरन जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इन्होंने, कॉटन टेक्सटाइल को तो इन्होंने र्यून कर ही दिया था, अब इन्होंने क्या कर दिया था, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है उसे भी क्या कर दिया था, ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया था कम्प्लीटली। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान हैज़ वेरी फेमस इन इंडिया। यहाँ ये बोल रहा है टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो काफ़ी फेमस थी इंडिया में। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, उनकी टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। द मेन रीज़न फॉर टीपू स्वॉर्ड बीइंग सो स्पेशल वॉज दैट द एज ऑफ द स्वॉर्ड वॉज सो हार्ड एंड शार्प दैट इट कुड ईजीली राइप थ्रू द अपोनेंट्स आर्मर। यहाँ ये बोल रहा है टीपूस की जो स्वॉर्ड बहुत ही एजेज, मतलब उसके जो किनारे थे बहुत ही शार्प थे और बहुत ही हार्ड थे कि वो किसी को भी इजीली मतलब चीर सकते थे अपोनेंट्स आर्मर, कि अगर सामने वाला क्या है, सामने वाले को मतलब इजीली ख़त्म कर देती थी, वो तलवार इतनी शार्प थी। तो दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड वॉज बिकॉज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। और इसकी क्वालिटी थी, ये जो स्वॉर्ड एक वुड्स स्टील की बनी हुई थी, तो उस क्वालिटी की स्टील होने के कारण ये क्या बहुत थी, शार्प थी। द स्वॉर्ड्स मेड ऑफ द वुड स्टील हैड वेरी शार्प एज, और उसकी जो एज थे वो बहुत ही शार्प थे। और किस वजह से, कि वो एक वुड स्टील, एक स्पेशल टाइप की जो स्टील थी उससे वो स्वॉर्ड बनी थी, वो तलवार बनी थी, इस वजह से। द स्वॉर्ड वुड्स इज ए एंगलाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड, मतलब जो ये वुड्स जो वर्ड है, कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसी को इंग्लिश में किया गया है कन्वर्ट। वुड्स जो है इंग्लिश वर्ड है, उसको कन्नड़ में बोलते थे कू, और तेलुगु में हुक्कू, और तमिल मलयालम में उड़कू। मतलब उस वुड्स वर्ड को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नेम था, उसका मीनिंग था वुड्स स्टील से ही मीनिंग है उसका। वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। ये जो वुड स्टील है पूरे साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, पूरे साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होती थी। फ्रांसीसी बुकानन हु टूर्ड मैसूर इन 1800, एक फ्रांसीसी बुकानन थे, उन्होंने टूर किया था मैसूर में, किस टाइम पे, 1800 के टाइम पर। वाज मेंशन एज टू हाउ वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस इन 100 ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस ऑफ मैसूर, कि किस तरह से हज़ारों जो वुड स्टील क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो स्मेल्टिंग फर्नेस मतलब भट्टियाँ हैं, गलाने की जो भट्टियाँ, उनमें किस तरह से प्रोड्यूस होती है। द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील ingots that were used for making swords in West and Central Asia also along with India। जो स्मेल्टर है उन्होंने वो जो प्रोड्यूस करते थे, पहले स्टील की क्या बनाते हैं, नॉट्स मतलब सिल्लियाँ, इस तरह से हम ब्रिक्स बोल सकते हैं। इस तरह से स्टील्स की क्या बनती थी, ब्रिक्स बनती थी, फिर उससे क्या बनते थे, वो स्वॉर्ड्स बनाते थे। और ये वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में क्या थी, ये स्वॉर्ड्स फेमस थी। नाउ इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट वेरी मच। जो यूरोप के जो साइंटिस्ट है वो इससे काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, इस पे मोहित हो गए थे वो। माइकल फैराडे द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जो थे माइकल फैराडे एंड डिस्कवर, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर खोजा था उसको, या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम्स को जिन्होंने खोजा था। स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडियन वुड स्टील, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ है इंडियन की जो स्टील है, वुड स्टील थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी। बट द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो पॉपुलर इन साउथ इंडिया, जो वुड स्टील का जो प्रोसीजर था, मेकिंग प्रोसीजर पूरे साउथ इंडिया में क्या था, बहुत पॉपुलर था। फिर यहाँ ये बोल रहा है वॉज सम हाउ कम्प्लीटली लॉस्ट बाय मिड 19th सेंचुरी, बट मिड 19th सेंचुरी के मिड में आते आते क्या हो गया, ये पूरी तरीके से
ख़त्म कर दिया। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ों ने इसको आयरन इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर यहाँ ये बोल रहे हैं कि इट्स रीज़न वॉज दैट, इसका जो कारण था, विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, की जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, एंड द डिफीट ऑफ इंडियन नवाब एंड राजाज, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया के जो नवाब थे और इंडिया के राजा को क्या कर दिया था, हरा दिया था। द स्वॉर्ड एंड आर्मर एंड मेकिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया डाइड, तो इस तरह से जो तलवार बनाने की या आर्मर हथियार बनाने की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, इंडिया में ख़त्म हो गई। नाउ द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट्समैन इन इंडिया, और इस तरह से जो इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो जो ये बनाते थे, हथियार बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, तो अब वो जो स्टील है अब कहाँ जाने लगा, या वो जो आयरन है कहाँ जाने लगा, फॉरेन जाने लगा। अब जो रॉ मटेरियल है जो कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा। तो इस तरह से जो उनका हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते थे, मतलब जो स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क करते थे या आयरन इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क करते थे, उनका क्या हो गया, जो वर्क क्या हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इस तरह से जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है, इंडिया की आयरन इंडस्ट्रीज़ भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कर दी थी, रून कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। तो यस स्टूडेंट्स, नाउ योर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 का जो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्टली वी डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स, देन वी डिस्कस डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि इंडियन का जो कॉटन मार्केट है या कॉटन टेक्सटाइल है वो किस तरह से ख़त्म हुआ। देन फिर रून ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज़, की आयरन इंडस्ट्रीज़ किस तरह से ख़त्म हुई वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।